तो यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, फैक्ट। बेसिकली हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं और ये फंक्शन हमने मेन से, आप एज्यूम करें कि हमने कॉल किया है। अब हमने ये देखना है कि ये फंक्शन हमारा, वो जो तीन तरह की स्पेस हमने देखी है, इंस्ट्रक्शन स्पेस, डेटा स्पेस और एनवायरनमेंट स्पेस, वो किस तरीके से यहाँ पे यूज़ हो रही है। कितनी एनवायरनमेंट स्पेस यूज़ हो रही है, कितनी डेटा स्पेस यूज़ हो रही है, कितनी हमारी इंस्ट्रक्शन स्पेस यूज़ हो रही है। और इंस्ट्रक्शन स्पेस दोबारा आपको दिखा दूँ, इट इज़ द स्पेस जो कि कंपाइल्ड वर्जन ऑफ द प्रोग्राम यूज़ करती है, और ये जो है कांस्टेंट स्पेस है, इसलिए हम इसके ऊपर बात नहीं करते। ठीक है, हम आ जाते हैं डेटा स्पेस के ऊपर, जो कि हमें ये कहती है कि हमने कितने वेरिएबल यूज़ किए या हमने किस किस्म का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया। अब यहाँ पे कोई डेटा स्ट्रक्चर हमारा बेसिकली एज सच नहीं है, लेकिन हम वेरिएबल्स को भी उन स्ट्रक्चर्स में कंसिडर करते हैं जो कि डेटा स्टोर करते हैं। तो हमने तीन तरह के वेरिएबल जो है वो यूज़ किए, आई, एन और एक्स। ठीक है, और इन्वायरमेंट स्पेस हमने क्या पढ़ी है कि फंक्शन कॉल हम किस तरीके से करते हैं। तो इन्वायरमेंट स्पेस ऑलमोस्ट नथिंग, बिकॉज द फंक्शन इज कॉल्ड ओनली वंस। आपका ये फंक्शन जो फैक्ट है वो एक ही दफ़ा आपका मेन से कॉल हुआ। इसका मतलब है आप ये कह सकते हैं कि आपका जो स्टैक है उसमें आपका नीचे जो है वो मेन पड़ा है और उसके ऊपर आपका फैक्ट फंक्शन पड़ा है, और मजीद कोई और फंक्शन नहीं है। और जब ये फंक्शन रिटर्न कर देगा तो ये मेन में आ जाएगा और मेन आपको रिजल्ट दे देगा। तो बेसिकली कोई ऑलमोस्ट नथिंग इन्वायरमेंट स्पेस है, कोई आपके ज़्यादा फंक्शन कॉल नहीं है। ये आपकी इन्वायरमेंट स्पेस आपको किस तरह ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी जब हम रिकर्जन पे बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, यानी हम रेपिटेशन करेंगे और हम फंक्शन कॉल के जरिए करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि एक सिंपल 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए भी आपको 3 या 4 फंक्शन कॉल जो है वो करनी पड़ेगी। तो फिर आपको समझ आएगी कि आपकी इन्वायरमेंट स्पेस जो है वो किस तरीके से यूज हो रही है। ठीक है, तो अगर हमने इसकी इन्वायरमेंट स्पेस को देख लिया कि ऑलमोस्ट नथिंग है, आप कह सकते हैं जीरो है। डेटा स्पेस आप ये देख लें कि वेरिएबल्स है सिंपल, कोई और डेटा स्ट्रक्चर है भी नहीं, और जो आपकी इंस्ट्रक्शन स्पेस थी वो तो है ही कांस्टेंट। तो बेसिकली आपका एल्गोरिथम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ वन को इसलिए बिलोंग कर रहा है बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन एन, क्योंकि यहाँ पे नो मैटर हाउ बिग द प्रॉब्लम बिकम, द स्पेस कम्प्लेक्सिटी रिमेन्स द सेम सिंस द सेम वेरिएबल्स आर यूज्ड एंड द फंक्शन इज कॉल्ड ओनली वन। देखिए इंस्ट्रक्शन स्पेस तो आपकी कांस्टेंट है, उसको तो आप कंसिडर ही ना करें। ठीक है, उसके बाद आपकी डेटा स्पेस वो 3 वेरिएबल्स हैं, जितना भी इनपुट का साइज दे दें, 10 नंबर हो, 20 नंबर हो, या आपने 10 का फैक्टोरियल निकालना है, 20 का निकालना है, 5 का निकालना है, आपके वेरिएबल यही 3 यूज होंगे। ये ग्रो नहीं कर रहे आपके इनपुट साइज के हिसाब से। और एनवायरनमेंट स्पेस आपका एक ही फंक्शन है, कोई स्टैक भी नहीं है आप। तो ये बिग ओ वन इसलिए है कि ये वो एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है कि यार आपके जो है वेरिएबल भी सिर्फ 3 है, वो ग्रो भी नहीं कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन स्पेस आपकी कांस्टेंट है, वो इन सच आप उसको काउंट नहीं करते। एनवायरनमेंट स्पेस है ही नहीं सिरे से, क्योंकि आपका कोई जो है फंक्शन कॉल है ही नहीं, सिर्फ एक ही फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये बिग ओ वन है, या एक इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो एक अच्छी कम्प्लेक्सिटी कैटेगरी को बिलोंग करिए। एक आइडियल सिचुएशन ऐसा होता नहीं है वैसे कि आपके जो है वो एक ही फंक्शन कॉल हो। रियल लाइफ के जितने हम प्रोग्राम लिखते हैं, रियल लाइफ से क्या मुराद होता है? रियल लाइफ से मुराद ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल किसी एक छोटे से छोटे आपने ऑर्गेनाइजेशन का भी अगर सैलरी सिस्टम बनाना है तो उसमें कम से कम 5-10 एम्प्लॉयज तो होंगे ना। या आपने कोई भी छोटे से छोटे स्टोर का, आपने कोई जो है वो स्टोर कीपिंग का कुछ बनाना है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ आइटम तो होंगे ना। या आपने एक छोटे से छोटा आपका स्कूल होगा, उसमें कुछ भी ना करते तो 100+ तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे उसके अंदर। तो रियल लाइफ की जब प्रोग्रामिंग की जाती है उनके प्रॉब्लम्स की, तो कोई इस तरह के ना डेटा जो है वो इतना स्मॉल साइज में होता है, और ना जो है उसकी कोडिंग में वेरिएबल 3 या 4 होते हैं, और ना ही जो है वो उसमें एक फंक्शन होता है। क्योंकि आप रियल लाइफ का कोई भी छोटे से छोटा प्रोग्राम बना लें, किसी भी छोटी शॉप के लिए बना लें, किसी भी छोटे जो है स्टोर की बना लें, किसी भी चाहे एक क्लास हो स्कूल में या उसका बना लें, मिनिमम से मिनिमम भी आप ये देखेंगे कि आपको मोर देन वन फंक्शन जो है वो अपने कोड में लिखने पड़ेंगे, मोर देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे। तो आपकी डेटा स्पेस, और आपको अभी तो इसमें कोई डेटा स्ट्रक्चर है नहीं, डेटा स्ट्रक्चर भी बहुत सारे यूज़ करने पड़ेंगे। तो आपको फिर ये पता चलेगा कि बिग ओ वन जो आइडियल सिचुएशन की कम्प्लेक्सिटी कैटेगरी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जैसे मैंने आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी में भी बताया था। तो हमारी जनरली जब हम
एल्गोरिथम की स्पेस स्पेस कम्प्लेक्सिटी या टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, तो हम हमारे ध्यान में ये होता है कि ये एल्गोरिथम एक रियल लाइफ के प्रॉब्लम के ऊपर इसने काम किया, तो किस तरीके से इसको, कितनी इसको रैम चाहिए होगी और कितना इसको जो है वो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो इसका आएगा। तो बहरहाल हम चूंकि हम अभी पीछे पढ़ के ये आए हैं कि हम आइट्रेशन में जो है वो किस तरीके से हमारी स्पेस यूज होती है, रैम यूज होती है, और अभी हम इसके बाद जो है वो रिकर्सिव को देखेंगे कि उसमें किस तरीके से यूज होते हैं। तो हमें ये पता चलेगा कि जो आइटरेटिव फैक्टोरियल एग्जांपल है, यानी अगर हम फैक्टोरियल को आइटरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालें तो हमारी स्पेस जो है वो बिग O1 को बिलोंग करती है, और अगर हम उसी फैक्टोरियल को रिकर्सिव कोड के जरिए निकालेंगे, जो भी हम इसके बाद देखेंगे, तो हमारी स्पेस किस तरीके से कंज्यूम होती है। तो मैं इसको दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। फैक्टोरियल आपको पता है कैसे निकालते हैं, जैसे 4 का फैक्टोरियल है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या आप 1 से शुरू कर लें। तो अगर आपने 4 पास किया है तो आई की वैल्यू 1 से लेके 4 तक जाएगी, और हर दफ़ा मल्टीप्लाई 1 इंटू 2, देन 2 इंटू 3 6, फिर 6 इंटू 4 24, तो आपको 4 का फैक्टोरियल निकल आएगा। तो ये आपने फैक्टोरियल किस तरीके से निकाला, इसको आइटरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने रेपिटेशन के लिए लूप इस्तेमाल किया, फॉर लूप। जब हम लूप्स इस्तेमाल करते हैं ना, फॉर लूप यूज़ करें, डू लूप यूज़ करें, वाइल लूप यूज़ करें, तो इसको हम आइटरेटिव कोड कहते हैं। तो आप जब आइटरेटिव जो कोड है फैक्टोरियल निकालने का, उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी यूं निकाली है हमने कि इंस्ट्रक्शन जिसमें टोटल 3 या 4 जो भी हैं वो तो एक कांस्टेंट है कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो हमने स्पेस कंसिडर ही नहीं करनी। अब रहेगी डेटा स्पेस, तो सिर्फ 3 वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स अगर हम हद भी कर दें कि लॉन्ग ले लें, लॉन्ग इंट, तो कितने ज़्यादा से ज़्यादा बाइट्स होंगे। अगर 8 भी कर लें तो 3 वेरिएबल है, 24 सिर्फ बाइट्स रिक्वायर्ड है। और इन्वायरमेंट स्पेस में सिर्फ एक ही फंक्शन है जो मेन से कॉल हो रहा है, और कोई है ही नहीं, तो इन्वायरमेंट स्पेस भी नथिंग है। तो ये बिग O1 ये एक आइडियल कम्प्लेक्सिटी कैटेगरी। और फिर ये भी है कि आपका जितना भी प्रॉब्लम बड़ा हो जाए, नो मैटर हाउ बिग द प्रॉब्लम बिकम, आपकी जो स्पेस है वो सेम इसलिए रहती है कि आपके सेम वही I, N और X 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने फैक्टोरियल निकाला है रिकर्सिव कोड से। अब ये रिकर्सिव की फैक्टोरियल एग्जांपल है। अब ये देखें कि आपने फंक्शन वही है आपका फैक्ट आपने कॉल की, लेकिन अब यहाँ पे रेपिटेशन के लिए लूप नहीं लगा हुआ, आप एक इस फंक्शन फैक्ट को फंक्शन के अंदर से कॉल कर रहे हैं। या आपने शायद रिकर्जन को पढ़ा भी हो जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आप कोर्सेज पढ़ रहे थे। तो रिकर्जन बेसिकली क्या होती है, या रिकर्सिव कोड क्या होता है कि आप रेपिटेशन कर रहे होते हैं, स्टेप्स रिपीट कर रहे होते हैं, लेकिन आप लूप नहीं इस्तेमाल करते, आप फंक्शन के अंदर से उस फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं रेपिटेशन के लिए। तो किस तरीके से कॉल करते हैं कि उसको आप डिक्रीजिंग या टर्मिनेटिंग पॉइंट की तरफ लेके जाते हैं। देखें 4 का फैक्टोरियल क्या है, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पे आके वो रुक जाएगा। तो हम ये फंक्शन को अगर हमने 4 पास किया है x की वैल्यू, तो हम हर दफ़ा इस फंक्शन को x माइनस 1 से कॉल करें, यानी 4 से कॉल हुआ है तो 4 माइनस 1 3 से कॉल होगा, फिर 3 माइनस 1 2 के साथ कॉल होगा, फिर 2 माइनस 1 जब 1 के साथ कॉल होगा तो ये चेक करेगा कि अगर ये 1 से जब ये लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए तो ये रिटर्न कर लेगा, यानी दोबारा इधर नहीं आएगा फंक्शन कॉल में। तो जब हम रिपीटिशन कर रहे होते हैं और हम वही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 2 से करेंगे, 2 को फिर हम 1 से करेंगे, इस तरीके से हम चलते जाएंगे 1 तक। और जब 1 तक आ जाएगा तो रिटर्न 1 मीन ये 1 रिटर्न करके वापस हो जाएगा। तो अब आप ये देखें कि अगर आपने 4 का फैक्टोरियल मालूम किया है तो आपने मेन से इसको कॉल किया एक दफ़ा। अब ये अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये एक दफ़ा 4 के साथ कॉल हो गया, फिर 3 के साथ कॉल हुआ, सेकंड कॉल बन गई, फिर 2 के साथ कॉल हुआ, थर्ड कॉल बन गई, फिर 1 के साथ कॉल हुआ 4, यानी 4 टाइम ये फंक्शन कॉल हुआ है। तो आपके स्टैक में सबसे नीचे मेन है, उसके ऊपर ये 4 लेके फैक्ट आया, फिर उसके बाद जो है वो 3 जाएगा फैक्ट में, फिर जो 2 जाएगा, फिर 1 जाएगा। तो कितनी ज़्यादा फंक्शन कॉल बन रही है, या एक स्टैक में कितने फंक्शन, इस फंक्शन के 4 दफ़ा कोड रखे जा रहे हैं, यानी 4 दफ़ा इसकी इंस्ट्रक्शन स्पेस यूज हो रही है। तो आपकी जो डेटा स्पेस है वो x है, वेरिएबल आपका एक ही है, लेकिन आपकी इन्वायरमेंट स्पेस जो है ना वो कितनी है, 4 आपके इफेक्ट वाले हो गए, एक आपका मेन, आपके 5 फंक्शन कॉल्स हो गए हैं। और 5 ये जो स्टेटमेंट्स हैं, कोड नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ये 5 टाइम्स आपकी जो है ना वो चली गई। तो आपकी जो एनवायरनमेंट स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा रिकरियन में। एंड सो द अमाउंट ऑफ स्पेस दिस प्रोग्राम इज यूज्ड ऑन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द प्रॉब्लम। 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 5 फंक्शन कॉल हो जाएंगे, 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 6, यानी साइज के हिसाब से ये बढ़ता चला जाएगा। तो आपकी एनवायरनमेंट स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है रिकर्सिव कोड्स के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये जो रिकर्सिव कोड है इसकी अगर हम इंस्ट्रक्शन स्पेस तो कांस्टेंट होगी, डेटा स्पेस
ऑल्दो कि एक वेरिएबल है, लेकिन आपको मैंने बताया 3 वेरिएबल भी कोई इतनी ज़्यादा तो मेमोरी नहीं लेते। असल मेमोरी किधर आएगी एनवायरनमेंट स्पेस में, क्योंकि आप सोचें कि अगर आपने 10 का फैक्टोरियल निकालना है तो एक मेन की कॉल और उसके बाद 10 टाइम आपका ये वाला फंक्शन, तो कितनी ज़्यादा आपकी इंस्ट्रक्शन स्पेस जो है वो यूज़ हो रही है, स्टैक बन रहा है आपका, ठीक है। तो इसलिए जो रिकर्सिव फैक्टोरियल एग्जांपल है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही है एज कंपेयर टू आपका आइटरेटिव फैक्टोरियल एग्जांपल। तो अब हम इसकी रिकर्सिव की फैक्टर की यहाँ पे एक इक्वेशन की फॉर्म में आपको मैं बता, अभी तो मैंने आपको वर्बली बताया, तो अभी आप बताएं, देखें कि किस तरीके से ये करेगा। तो आपने क्या किया, आपकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी जिसको हम बिग ओ, मैंने आपको कहा ये कम्प्लेक्सिटी कैटेगरी है या ये बिग ओ नोटेशन है जिसके जरिए हम स्पेस निकालते हैं। आप एन की एन एक जनरल टर्म है क्योंकि एन आपका इनपुट साइज होता है, ठीक है, एन हम जनरल टर्म लेते हैं। तो आपका क्या हुआ, जो आपका एक्स आया, जैसे मैंने कहा 4 आया था, तो 4 को लेके आपने फंक्शन कॉल को कॉल किया, फिर उसके बाद आपने वो पीछे ही था, ये मेमोरी आप ऐड करते जाए ना, एक्स प्लस फंक्शन कॉल प्लस मेमोरी फॉर एक्स माइनस वन, फिर अगेन एक्स माइनस वन, फिर अगेन एक्स माइनस वन, जैसे मैंने आपको बताया ना 4 देन 3 देन 2 देन 1। तो ये हर दफा आपके जो है ना वो कॉल। तो नोट दैट इन मेजरिंग स्पेस कम्प्लेक्सिटी मेमोरी स्पेस इज ऑलवेज एलोकेटेड फॉर वेरिएबल वेदर दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम और नॉट। और वेरिएबल के ये तो आपकी इन्वायरमेंट स्पेस होगी कि आपके इतनी ज्यादा फंक्शन कॉल जो है वो बन रही हैं, आपका स्टैक बन रहा है। और आपकी जो वेरिएबल की जिसको हम डेटा स्पेस कहते थे, वो वेरिएबल्स आपके चाहे यूज हो या ना हो, या आपको एक पॉइंट यहाँ पे रिमेंबर करा रहे हैं कि वो उसको स्पेस जो है वो मिलती ही है, ठीक है। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज नॉट अ बिग इशू, जैसे अभी मैंने बताया कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपकी जो है वो इंस्ट्रक्शन स्पेस जिसको आप कहते हैं, तो वो आपकी ये है कि वो आपकी इतना बिग इशू नहीं है। आपका बिग इशू ये है कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी की तरह का आपका बिग इशू इसलिए नहीं है क्योंकि स्पेस कैन बी री यूज वेयर एज टाइम कैन नॉट। देखें, आपकी जो स्पेस होती है कैन बी री यूज का क्या मतलब है कि आपकी जो स्पेस है या रैम है वो रिलीज भी हो सकती है रात। जब वो रिलीज हो जाती है तो आप दोबारा, यानी कि एक प्रोग्राम भी हम ये जब एडिट या एक्टर डेटा टाइप या जावा के अंदर जब हम काम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि आपकी जो रैम होती है वो बार बार री यूज भी हो जाती है, वो खाली होती है, एम्प्टी होती है, फिर वो यूज हो जाती है। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी इतना ज़्यादा बिग इशू नहीं है टाइम कम्प्लेक्सिटी की तरह, यानी कि प्रोसेसर के टाइम की तरह, क्योंकि जो प्रोसेसर का टाइम है वो आपका कोई री यूज में नहीं आता, वो एक चल रहा है टाइम तो उसने उतना लेना ही है, ठीक है। तो पहले तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि आपकी जो आइटरेटिव की फैक्टोरियल एग्जाम्पल है वो आपका कम टाइम ले रही है, जो आपका रिकर्सिव की फैक्टोरियल एग्जाम्पल है वो आपकी इन्वायरमेंट स्पेस के हिसाब से आपके एक जो है काफ़ी सारी फंक्शन कॉल्स है, तो ये आपका ज़्यादा जो है वो स्पेस लेती है। इधर से बात खत्म करने के बाद अब हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, स्पेस कम्प्लेक्सिटी को, यानी रैम को, और आप प्रोसेसर को। तो क्या कह रहे हैं कि जो आपकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है या रैम जो होती है, चाहे वो आपकी ज़्यादा भी यूज़ हो जाए तो वो बिग इशू टाइम कम्प्लेक्सिटी की तरह नहीं है, क्योंकि आपकी रैम एलोकेट, री एलोकेट, डी एलोकेट होती रहती है, आपकी खाली हो जाती है, फिर आपको अवेलेबल हो जाती है, लेकिन जो आपका प्रोसेसर का टाइम है वो आप किसी तरीके से उसके ऊपर आप जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम जो इस डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में हम जिस स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे और उसमें हम जिस भी ऑपरेशन की या जिस भी एल्गोरिथम की हम कम्प्लेक्सिटी पे बात करेंगे तो हम टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी या रैम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर बात नहीं करेंगे। रीज़न दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। पहला रीज़न तो ये है कि आपका प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा आपका मनी वाइज मैटर करता है एज कम्पेयर टू रैम। और ये जब स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकाली जाती थी तो ये शुरू में जब आपका कंप्यूटर नए इंट्रोड्यूस हुए थे और आपके प्रोसेसर फास्ट नहीं होते थे और रैम भी लिमिटेड होती थी, तो उस वक्त दोनों चीज़ों को देख के जो है वो काम किया जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ अब इस एरा में जो है, या इससे पहले जो थोड़ी एरा गुजरी है उसमें चूंकि रैम एक काफ़ी ज़्यादा स्पेस में अवेलेबल है सिस्टम के अंदर और मज़ीद भी प्लग इन हो जाती है, उसका कोई अब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रोसेसर जो है वो चूंकि उसकी प्राइस ज़्यादा होती है और वो प्राइस वाइज आपको जो है वो मैटर करता है। और इसके अलावा आपका जो है रियल लाइफ की, अब जो रियल लाइफ की एप्लीकेशन है उसमें रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे आप रिजर्वेशन में चले जाएं, आपको जल्दी पता लगाना होता है सीट मिली है या नहीं मिली है। आप स्कूल में किसी एडमिशन के लिए चले जाएं, आपको जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए होता है। आप किसी स्टोर पे चले जाएं, मार्केट में चले जाएं, आप कोई परचेज करने लगे, आपको जल्दी रिस्पॉन्स टाइम चाहिए होता है। तो चूंकि रिस्पॉन्स टाइम आप ज़्यादा रियल लाइफ के एग्जाम्पल में या वो मैटर करता है और आपको जल्दी चाहिए होता है, तो आपको ये देखना होता है कि आप किस तरीके से इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बेहतर कर सकते हैं, इसका रिस्पॉन्स टाइम बेहतर कर सकते हैं।
कि आपको ये जल्दी आंसर दे दे। तो चूंकि रैम की अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, रैम पैसे के हिसाब से मनी वाइज भी इसका इशू नहीं है, और जो है प्रोसेसर वो इतने फास्ट हो चुके हैं कि वो अगर आपकी रैम जो है थोड़ी सी इनएफिशिएंट भी यूज़ होगी तो वो इतने फास्ट हो चुके हैं, और उसका कंट्रोल यूनिट उसी हिसाब से इतना फास्ट हो चुका है कि ये चीज़ अब इतनी ज़्यादा मैटर नहीं कर रही है। तो हम टाइम कम्प्लेक्सिटी पे ज़्यादा बात करेंगे कि आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है प्रोसेसर का, वो कितना ज़्यादा अच्छा है, वो कितनी जल्दी आपको जो है वो आउटपुट जो है वो आपको उसका देता है। ठीक है, तो ये जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी या स्पेस कम्प्लेक्सिटी की थोड़ी सी बात हो गई है। तो अब हम ये कहते हैं, अब हमने क्या देख लिया, हमने ये देख लिया कि एल्गोरिथम क्या चीज़ होती है, हमने ये देख लिया कि डेटा स्ट्रक्चर क्या चीज़ होता है, हमने ये देख लिया कि जो है आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या चीज़ है, ये देख ली कि आपकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या चीज़ है। और टाइम कम्प्लेक्सिटी में हमने ये देख लिया कि हम, इसका मतलब होता है कि हम प्रोसेसर के टाइम पे बात करते हैं कि उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है कंट्रोल यूनिट और ALU की म्यूचुअल फंक्शनिंग से आपका जो है रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कितनी जल्दी आपको आउटपुट देगा। और तो उसमें आपका जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी, आपका एल्गोरिथम वर्स्ट केस को बिलोंग कर रहा है या बेस्ट केस को बिलोंग कर रहा है या एवरेज केस को बिलोंग कर रहा है, और वर्स्ट केस जो है वो क्यों अच्छा होता है निकालना, एवरेज केस क्यों तरह डिफिकल्ट होता है, और बेस्ट केस क्यों आइडियल है जिस पे हम नहीं जाते हैं। और इसी तरीके से हमने, जब हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो हमने देखा कि इन्वायरमेंट स्पेस होती है, डेटा स्पेस होती है, और आपकी इंस्ट्रक्शन स्पेस होती है जो कि कांस्टेंट होती है। तो अब जब हमारे पास एक पिक्चर आ गई है कि हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में एल्गोरिथम को भी देख चुके हैं कि एक एफिशिएंट एल्गोरिथम क्या होता है, हम एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी पे भी बात कर चुके हैं, हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी पे बात कर चुके हैं, हम डेटा स्ट्रक्चर को भी देख चुके हैं कि डेटा स्ट्रक्चर मीन एक्चुअली वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर इन विच वी कैन स्टोर द डेटा। तो दोनों आपस में किस तरीके से जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये सब चीज़ें हमने अभी ब्रीफ जो है वो हमने देख ली हैं। तो अब हम ये आते हैं कि हम क्यों, जैसे ये टाइम कम्प्लेक्सिटी क्यों निकाल रहे होते हैं या स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्यों निकालते हैं, एल्गोरिथम को एनालाइज क्यों कर रहे होते हैं। एज कंप्यूटर गेट फास्टर and problem sizes get bigger, analysis will become more important। क्योंकि जितना आपका प्रोग्राम का साइज और जिस तरीके से अब रियल लाइफ का डेटा बढ़ता ही चला जा रहा है रोज बरोज, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम कितना ही बड़ा साइज अगर देते हैं अपने एल्गोरिथम को या कंप्यूटर प्रोग्राम को, तो हमें कितनी जल्दी उसका आउटपुट या रिस्पॉन्स जो है वो देखें। पहले हम इतने ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं थे, इतने ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं थे, इतने ज़्यादा स्टोर्स नहीं थे, इतने ज़्यादा स्कूल्स नहीं थे, इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं। तो वक्त के साथ साथ डेटा बिगर ही होता जा रहा है। तो जब बिगर होता जाता है और कंप्यूटर भी फास्टर होते जा रहे हैं, तो एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि एक फास्ट कंप्यूटर के साथ और बड़े डेटा के साथ कितनी जल्दी आपको आउटपुट जो है वो मिल सकता है। सो द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड एल्गोरिथम विल गेट बिगर, यानी इस वक्त के साथ साथ एक बड़ा ज़रूरी अब ये पता लगा, अब गुड एंड बैड क्या है, ओनली द रिस्पॉन्स टाइम, आपको कितनी जल्दी उसका आंसर मिल रहा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी एनालाइज द एल्गोरिथम्स। So how to measure algorithm performance? What metric should be used to judge algorithm? अभी हमने कहा टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, तो उसमें ज़रा आपका लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, आपका ईज ऑफ प्रोग्रामिंग, मेमोरी, ये अभी आपकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी, मेमोरी रिक्वायर्ड। और इसके साथ साथ ईज ऑफ प्रोग्रामिंग मीन, यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि आप उसमें से बग्स निकाल सकें, डीबगिंग कर सकें, मेंटेनेंस कर सकें, आपका जो प्रोग्राम है वो लेंथ वाइज इतना ज़्यादा लंबा ना हो कि उसको अंडरस्टैंड करना या उसको मॉडिफाई करना किसी के लिए मुश्किल हो जाए। तो ये भी एक आप एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं कि आपका जो जैसे अभी हम ये पढ़ के आए हैं ना आइटरेटिव कोड और रिकर्सिव कोड, तो आगे चल के हम ये देखेंगे कि एक प्रॉब्लम जिसको हम आइटरेशन के ज़रिए अगर कोड करें और उसी को अगर हम रिकर्जन के ज़रिए कोड करें, तो हमें पता चलता है कि रिकर्सिव कोड जो होते हैं वो स्मॉलर लाइन्स ऑफ कोड में आपका प्रॉब्लम हल कर देते हैं, और जो आइटरेटिव कोड होते हैं वो आपकी ग्रेटर नंबर ऑफ लाइन में कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी वो देखना पड़ता है कि हमें अभी ये देख के आए कि जो आइटरेटिव कोड होता है वो आपकी स्पेस बहुत कम लेता है, और जाहिर है जब आपकी रैम कम यूज़ होती है तो आपका रिस्पॉन्स टाइम भी जल्दी हो जाता है। लेकिन रिकर्सिव कोड में हम जाके देखते हैं कि आपकी स्पेस भी बहुत ज़्यादा, रैम कितना, आपकी जो एनवायरनमेंट स्पेस में स्टैक बनता है, इतने इतने फंक्शन कॉल्स आपकी बनती हैं, और डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा रैम ऑक्यूपाई करती है। तो जब रैम ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी, तो चाहे हम कितना भी ये कह लें कि आपकी रैम सस्ती हो गई है या आपकी रैम ज़्यादा अवेलेबल हो गई है, मगर वो चीज़ वहीं पर है कि आपने 10 लोगों में से एक बंदा ढूंढना है या 100 लोगों 1000 लोगों में से एक बंदा ढूंढना है, वो चीज़ उधर ही है। कंट्रोल यूनिट को टाइम तो लगेगा
जब वो ज़्यादा डेटा में से कोई चीज़ ढूंढ के लाएगा। तो या फिर वो सिचुएशन देखनी पड़ती है कि क्या आप जो प्रोग्राम आपका जो प्रॉब्लम है, आपकी जो एप्लीकेशन है, आप जिसके लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो क्या डिमांड कर रहा है आपसे। यानी आपका अगर वो चाह रहा है कि मुझे जल्दी रिस्पॉन्स दे दो, तो इसका मतलब ये है कि आपने एफिशिएंट रैम यूज़ करनी है, आपने फिर रिकर्सिव एल्गोरिथम नहीं लिखना है, आपने ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है जो कि कम से कम रैम यूज़ करे, आपने ऐसा लाइन्स ऑफ कोड लिखना है, ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है जो कि कम से कम रैम यूज़ करके और फास्टली जो है वो आपको, आप रिकर्सिव जो है वो लाइन्स ऑफ कोड कम है लेकिन वो उसकी रैम यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेसर उसके हिसाब से ज़्यादा टाइम लेगा जो कि आइटरेटिव कोड होगा। मगर अगर आपके ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको रिस्पॉन्स टाइम की कोई इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन, यानी आपके ऊपर इस तरह से है कि आप बेशक इसका रिस्पॉन्स जो है वो दे, फॉर एग्जांपल आपने महीने सैलरीज कैलकुलेट करनी है, तो वो सैलरीज आपको एकदम से तो कैलकुलेशन नहीं चाहिए, अगर आज आपने लगाई हो सकता है 10 दिन पहले आप लगा दें, तो आपको रिस्पॉन्स टाइम का इतना इशू नहीं है। लेकिन आपको और चीज़ मैटर करे, कहते हैं जी आपका बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, लाइन्स ऑफ कोड आपके स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी डिबगिंग आसान हो सके, उसकी जो मेंटेनेंस है वो आसान हो सके, उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है वो हो सके। हमें जो है लाइन्स ऑफ कोड के साथ ज़्यादा जो है वो हमारा वो है। या अगर आपको वो ये कहते हैं कि आपकी रैम को, और जो रैम जो है वो हमारी जो लिमिटेड है, तो अब आप उस तरीके से, यानी आपको ये देखना है कि आपके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आपकी एप्लीकेशन की, प्रोग्राम की, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं उसकी आपके साथ क्या डिमांड है, उसके पास सिस्टम किस तरह के हैं। तो हर चीज़ को सामने रख के आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोसेसर है उसमें आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है, आपको जो प्रोग्राम का जो आपको आउटपुट है उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो डिपेंड करता है कि आपका जो कंट्रोल यूनिट है वो एक हैविली ऑक्यूपाइड रैम में से डेटा ढूंढ के ला रहा है या कम ऑक्यूपाइड रैम। अगर वो कम ऑक्यूपाइड रैम में से डेटा ढूंढ के ला रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। अगर वो ज़्यादा ऑक्यूपाइड रैम से डेटा ढूंढ के ला रहा है तो फिर डेफिनेटली उसको, चाहे वो फास्ट भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन कंपेयर अगर हम करें तो जो रैम, आपने ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है जिसमें आपका डेटा एफिशिएंटली स्टोर हुआ हो। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों का मतलब ये है कि आपने अगर एरे जो है वो 1000 का डिक्लेयर कर दिया और आपने में सिर्फ 10 नंबर रख रहे हैं, तो ये एफिशिएंट यूसेज नहीं है रैम की। यानी आपने डेटा उस तरीके से रखें जितना कि आपको, फॉर एग्जांपल वो ऑर्गेनाइजेशन कहती है हमारे पास ज़्यादा रैम नहीं है, आप बस रैम को जो है हमारे पास लिमिटेड है, तो आप फिर कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे कि जिसमें आपका डेटा जो है वो जितना डेटा है वो उतनी ही रैम ले। लेकिन अगर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कहती है कि नहीं हमें रैम का इशू नहीं है, आप जो है वो लाइन्स ऑफ कोड जो है वो कम लिखें। तो इस तरीके से आपने जो है वो देखना होता है कि आप किस सिनेरियो में काम कर रहे हैं, किस तरह से आपने एल्गोरिथम लिखना है और आपने उसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, ठीक है। तो जो रनिंग टाइम होता है, जैसे मैं बार बार कहा कि आपका रनिंग टाइम या रिस्पॉन्स टाइम जिसको हम कह रहे होते हैं, और रनिंग टाइम आपने देखा टोटल टाइम इज कंपाइलेशन टाइम प्लस रनिंग टाइम। कंपाइलेशन हमारे इख्तियार में नहीं है लेकिन रनिंग टाइम हमारे इख्तियार में है। इज द डोमिनेंट स्टैंडर्ड क्वान्टिफिएबल एंड ईजी टू कंपेयर ऑफन द क्रिटिकल बॉटलनेक। क्यों कह रहे हैं क्रिटिकल बॉटलनेक? क्योंकि हो सकता है आपका रिस्पॉन्स टाइम इतना ज़्यादा डिले हो जाए कि जैसे ये हम देखेंगे चल के, जब हम ये रिकर्सिव कोड्स करेंगे तो हम ये देखेंगे कि लेट्स सपोज अगर आपने फैक्टोरियल निकाला है तो अगर आप 25 का फैक्टोरियल निकालें तो आप देखिएगा कितनी देर से आपको प्रोग्राम जो है वो आंसर देता है। तो समटाइम्स आपका रनिंग टाइम इतना ना हो जाए कि ये बॉटलनेक आपके लिए जो है वो बन जाए, ठीक है। अब हम आते हैं, अभी हमने एल्गोरिथम को तो अच्छे तरीके से देख लिया कि एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है, अच्छा एल्गोरिथम क्या होता है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब हमारी सेकंड चीज़ कि एल्गोरिथम तो अच्छा बना लिया, अब उसमें स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा उसके साथ मैटर कर रहा है। एक अच्छा डेटा स्ट्रक्चर और एक अच्छा एल्गोरिथम दोनों मिलके आपका एक एफिशिएंसी आपको देंगे। सो डेटा स्ट्रक्चर की नीड इसीलिए थी। सो डेटा स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा का। आपने एरे यूज़ किया, आपने डेटा को ऑर्गेनाइज किया, आपने वेरिएबल्स यूज़ किए, आपने ऑर्गेनाइज किया, इंट में डाले हैं, फ्लोट में किए हैं, करेक्टर में किया, ऑर्गेनाइजेशन है ना एक तरह की। तो फिर आपने एरे, जैसे मैंने कहा एरे भी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़े हो तो स्ट्रक्चर में आप मल्टीपल डेटा टाइप को इकट्ठा कर देते हैं, तो स्ट्रक्चर भी एक डेटा को ऑर्गेनाइज करने की चीज़ है कि आपने मल्टीपल डेटा टाइप को एक जगह पे रख दिया है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज डेटा सो दैट यू कुड हैव मोर एफिशिएंट प्रोग्राम। जब आप मोर एफिशिएंट प्रोग्राम्स होंगे तो मोर पावरफुल कंप्यूटर होंगे, जितने पावरफुल कंप्यूटर होंगे आप उतनी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाएंगे, और जितनी आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें उतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होंगी,
ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग टास्क आर अनलाइक आवर एवरीडे एक्सपीरियंस, ठीक है। More typically, a data structure is meant to be an organization for a collection of data item. यानी आप मुख्तलिफ डेटा आइटम्स को, जैसे मैंने सबसे पहले हम एरे की एग्जांपल देते हैं वेरिएबल्स के बाद, कि आपका जो एरे है वो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपके मुख्तलिफ डेटा आइटम को जो है वो कलेक्ट कर देता है। इंट है तो सारे इंट को एक जगह पे रख देता है, फ्लोट है तो एक जगह पे रख देता है। तो एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड कैन बी सर्च प्रोसेस इन एनी ऑर्डर और मॉडिफाइड। तो जब आप कलेक्ट कर देते हैं डेटा को एक जगह पे एक स्ट्रक्चर के अंदर रख लेते हैं, तो फिर आप उसमें से सर्च, आपने एरे में रख लिया, आप एरे में से कोई एलिमेंट सर्च कर सकते हैं, एरे को प्रोसेस यानी प्रिंट कर सकते हैं, एरे को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इन एनी ऑर्डर द चॉइस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्राम रनिंग इन अ फ्यू सेकंड और मेनी डेज। देखें वो बात आ गई यहाँ पे, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम दोनों मिलके आपको एफिशिएंसी देंगे। आपने एल्गोरिथम कैसा लिखा है, यानी एल्गोरिथम में आपने किस तरह से सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रखे हैं, या आपने किस तरीके से जो है वो आपने कौन सा लॉजिक यूज, आपने रेटरेशन यूज किया, आपने रिकर्जन यूज किया है, आपने किस तरीके से अपना एल्गोरिथम लिखा, उसमें आपने स्पेस किस तरीके से यूज किया है, उसमें आपने स्टेप्स ज़्यादा लिखे हैं कम लिखे हैं, किस तरीके से लिखे हैं, कि आपका जो है वो वर्स्ट केस को बिलोंग करेगा कि बेस्ट केस को बिलोंग करेगा कि एवरेज केस को। टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें, और जब स्पेस कम्प्लेक्सिटी पे जाएं तो उसकी जो है वो डेटा स्पेस कितनी होगी, उसकी इन्वायरमेंट स्पेस कितनी, आपने किस तरह का लॉजिक जो है वो इस्तेमाल किया है, और फिर आपने उसमें स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ किया डेटा को स्टोर करने के लिए। वेरिएबल यूज़ किए हैं, एरेज यूज़ किए हैं, लिंक लिस्ट यूज़ किया है, ट्री यूज़ किया, ग्राफ यूज़ किया, दोनों मिलके, इसीलिए इसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। आप जो भी एल्गोरिथम बनाते हैं, जो भी कोड लिखते हैं, उसमें आप कोई ना कोई स्ट्रक्चर यूज करते हैं, क्योंकि डेटा होगा तो कोई एल्गोरिथम काम करेगा ना, ठीक है। तो आपने ये डिफरेंस बना सकते हैं कि आपका प्रोग्राम कुछ सेकंड में रन हो जाए या बहुत दिनों तक ही चलता रहे। अभी मैंने आपको ये पूरी इसकी डिटेल से पहले बताई। सो अ डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर ईच डेटा आइटम स्टोर, स्पेस जिसको हम रैम कहते हैं, टाइम प्रोसेसर का टाइम टू परफॉर्म अ सिंगल बेसिक ऑपरेशन, और आपकी जो प्रोग्रामिंग एफर्ट होती है। तो स्पेस और टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रैम किस तरह से यूज कर रहे हैं, और आपका प्रोसेसर का कंट्रोल यूनिट और ALU आपस में किस तरीके से काम, रैम के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। समझ आ गई ये बात। आप किस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सेलेक्ट अ डेटा स्ट्रक्चर एज फॉलोज, एनालाइज द प्रॉब्लम टू डिटरमिन द रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स अ सोल्यूशन मस्ट मीट। यानी आपने सबसे पहले वो जो प्रॉब्लम है जिसके लिए आप लॉजिक बनाने लगे हैं, एल्गोरिथम बनाने लगे हैं, जिसको फिर आप प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, उस प्रॉब्लम को आप अच्छे तरीके से एनालाइज करें कि आपके रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। अभी मैंने आपको बताया रिसोर्स कंस्ट्रेंट में क्या आ जाता है, आपके पास कितनी रैम है, आपके पास प्रोसेसर किस तरह का है, ठीक है, या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, कि आपको जल्दी रिस्पांस टाइम चाहिए तो आप रैम को एफिशिएंटली यूज करेंगे। बेशक आपके पास बहुत ज़्यादा रैम भी अवेलेबल है, लेकिन आपके कंस्ट्रेंट्स ये हैं कि आपको रिस्पांस टाइम जल्दी चाहिए, तो आप थोड़ी रैम यूज़ करेंगे ताकि जल्दी आ जाए कंट्रोल यूनिट वहाँ से डेटा लेके। और ALU तो वैसे ही बहुत फास्ट होता है। या अगर आपके रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स में ये चीज़ आ जाती है कि आपका प्रोसेसर जो है वो स्लो है, तो फिर तो आपके पास रैम भी कम है, प्रोसेसर भी स्लो है, तो अब आप कहेंगे यार मैं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर ऐसा यूज करूं कि जिसमें आपका जो है वो मजीद एफिशिएंटली रैम इस्तेमाल हो जाए, यानी कोई भी एक्स्ट्रा रैम यूज ना हो। तो आपने सारे रिसोर्स कंस्ट्रेंट देखने होते हैं प्रॉब्लम के हिसाब से, और फिर आप लॉजिक की तरफ आते हैं, फिर आप एल्गोरिथम डेवलप करते हैं, ठीक है। देन डिटरमिन द बेसिक ऑपरेशन दैट मस्ट बी सपोर्टेड। तो डेटा स्ट्रक्चर कौन सा कैसे यूज करना है कि आपने कौन से उसके ऊपर आपकी जो एप्लीकेशन है या आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या रिक्वायर कर रहा है कि आपने उस डेटा के ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ऑपरेशन इंसर्शन करनी है, डिलीशन करनी है, ट्रावर्सिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है, सर्चिंग करनी है, क्या क्या काम आपने करने हैं, और हर ऑपरेशन के लिए आपको किस तरह के जो है वो रिसोर्स कंटेंट चाहिए। तो अब फिर आप अपनी इन सारी चीज़ों को देख के कि आपका प्रॉब्लम किस तरह का है, उसको रिस्पांस टाइम कैसा है, उसको स्टोरेज स्पेस आपके पास कितनी अवेलेबल है, प्रोसेसर आपका फास्ट है या स्लो है, किस तरीके से आपको उसके जो है वो एप्लीकेशन के किस तरीके से मज़ीद आपकी उसकी मेंटेनेंस कैसे करेंगे, उसकी डीबगिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपने सारी उसकी देखनी है। और फिर आपने ये देखना है कि आप उसमें डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़ कर रहे हैं आप
आपको उस पर कौन से ऑपरेशन करने हैं। हो सकता है इंसर्शन का ऑपरेशन जो एक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर एफिशिएंट होता हो वो दूसरे डेटा स्ट्रक्चर पे एफिशिएंट ना होता। तो फिर अगर आपने इंसर्शन करनी है तो आपने देखना है क्या मैंने इसमें इंसर्शन बहुत ज़्यादा दफ़ा करनी है, अगर कम दफ़ा करनी है तो फिर मुझे जो है डिलीशन में ज़्यादा दफ़ा करनी है, तो डिलीशन इस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा एफिशिएंट है। तो वो आपने सारे बेसिक ऑपरेशन, या सॉर्टिंग है, अब सॉर्टिंग एरे के ऊपर किस तरीके से काम करती है, लिंक लिस्ट पे कैसे करती है, ट्री पे कैसे करती है, हर सॉर्टिंग एल्गोरिथम अपने डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको उसको देखना होगा। तो आपने सारे बेसिक ऑपरेशन देखने होंगे कि आप जो प्रॉब्लम का एल्गोरिथम लिख रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसमें रिसोर्सेज को देखने के साथ साथ, रिक्वायरमेंट को देखने के साथ साथ, आप डेटा को जिस स्ट्रक्चर में स्टोर करेंगे, आप उस डेटा पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपने उन ऑपरेशन की टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी होगी। एरे में सिंपल मैं आपको ये जरा समझा दूं कि एरे में अगर आपने शुरू में इंसर्ट, फॉर एग्जांपल 100 नंबर आपके स्टोर है, चलो 50,000 नंबर स्टोर है, और अब आप ये चाहते हैं कि पहली लोकेशन पे मैंने एक नंबर स्टोर करना है। इसका क्या मतलब है कि वो जो 50,000 नंबर है वो सारे के सारे आपको नीचे शिफ्ट करने पड़ेंगे, कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अगर आपने एट द एंड इंसर्ट करना है तो वो तो बिग O वन एक ही दफ़ा में हो जाएगा। अब अगर आपने मिडल में करना है, वो भी एक, अगर आपके जितना ज़्यादा डेटा होगा वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपको सारे डेटा को पहले शिफ्ट करके जगह खाली करनी होगी और फिर आपको डेटा इंसर्ट करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यही काम लिंक लिस्ट में करें तो कोई डेटा को आपको मिसप्लेस नहीं करना पड़ता, वो आपका जिधर आप रिक्वायर्ड होता है सिर्फ एक दो पॉइंटर्स आपके एडजस्ट करने होते हैं, आपका डेटा इंसर्ट हो जाता है। तो ये बेसिक ऑपरेशन सारे देखने होते हैं, जिसमें मेन जिस पे हम काम करेंगे वो हम इंसर्शन के ऊपर काम करेंगे, हम डिलीशन पे काम करेंगे और ट्रावर्सिंग पे। ट्रावर्सिंग का क्या मतलब होता है, इंसर्ट का तो मतलब आपको समझ आ गया कि हमने किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को इंसर्ट कैसे करना है, ठीक है। हमने उसमें से इंसर्टेड डेटा को डिलीट, अगर हमने कोई डिलीट करना हो या एडिट करना हो वह कैसे करना है। और ट्रावर्सिंग का क्या मतलब होता है कि आपने उस डेटा को एक्सेस कैसे करना है एटलीस्ट वंस। जब आप प्रिंटिंग करते हैं तो हम सारे डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं ना, तभी सारा डेटा प्रिंट हो जाता है। या अगर हम सर्चिंग कर रहे होते हैं तो हम ट्रावर्सिंग मीन टू गो थ्रू द डेटा एटलीस्ट वंस, ठीक है। तो ये हम 3 बेसिक ऑपरेशन हर डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर पढ़ेंगे और हर ऑपरेशन की हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को देखेंगे, ठीक है, कि इंसर्शन कैसे होती है उस डेटा स्ट्रक्चर में, डिलीशन कैसे होती है और ट्रावर्सिंग कैसे होती है, ठीक है। और फिर हम ये तो स्टेप्स ये कह रहे हैं कि आप डेटा स्ट्रक्चर को कैसे सिलेक्ट करेंगे, पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करें, अपने रिसोर्स कंस्ट्रेंट देखें, प्रोसेसर कैसा है, रैम कैसी है, रिक्वायरमेंट क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, और फिर आप जो स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं उसके आपने कौन से बेसिक ऑपरेशन कितनी दफ़ा आपने अप्लाई करने हैं, वो उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, और फिर आप वो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे जो कि उन सब रिक्वायरमेंट को बेस्ट मीट करेगा, ठीक है। So it means कि data structure includes logical और mathematical description of the structure and implementation of the structure on a computer। यानी आपने उसकी logical description, array किस तरीके से काम करता है, linked list कैसे होती है, tree कैसा है, उसका क्या logic है, किस तरीके से वो जो data होता है जो tree के अंदर store होता है वो कैसे एक दूसरे के साथ logical relationship में होता है। जैसे tree, जैसे मैं generally आपको बता दूँ कि ट्री में आपका एक जो डेटा होता है उसके लेफ्ट और राइट 2 पॉइंटर होते हैं, उसके पास अपने लेफ्ट साइड का डेटा का भी एड्रेस होता है, राइट साइड का भी डेटा। तो इस तरह ये लॉजिकल रिलेशनशिप है। या जिस तरीके से हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो लिंक लिस्ट में जो एक डेटा होता है उसको अपने नेक्स्ट वाले का जो है वो पता होता है कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये लॉजिकल रिलेशनशिप है। एरे में जो डेटा होता है उनका लॉजिकल रिलेशनशिप ये है कि वो तमाम के तमाम कंडक्टिव पड़े होते हैं, एक जगह के ऊपर पड़े होते हैं, और उनका लॉजिकल रिलेशनशिप ये है कि इंट है, अगर इंट एरे है तो तमाम का तमाम डेटा जो है वो इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो आपका हर डेटा स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर जो डेटा होता है उनका आपस में लॉजिकल रिलेशनशिप होता है, और आप उस स्ट्रक्चर को फिर कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करते हैं। और उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे मैं एरे आपने किया, क्या लिखते हैं, इंट एरे कैसे लिखते हैं, इंट आगे एरे का नाम लिखते हैं और फिर ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ये उसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इस तरीके से आप लिंक लिस्ट का हम देखेंगे, ट्री को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होगी, जिसको फिर हम कंप्यूटर प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑन अ कंप्यूटर। और क्वान्टिटेटिव एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर विच इंक्लूड डिटरमिनिंग द अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड टू स्टोर द स्ट्रक्चर एंड, देखें बार बार वही बात आ रही है, अमाउंट ऑफ मेमोरी, रैम किस तरीके से वो डेटा स्ट्रक्चर यूज करेगा, और प्रोसेसर कितने टाइम में उसके अंदर जो डेटा स्टोर है उसको प्रोसेस करके आपको रिजल्ट देगा। सो स्पेस एंड टाइम, मेमोरी एंड टाइम, ठीक है। सो डेटा स्ट्रक्चर्स
अब हम थोड़े से ज़रा जनरली डेटा स्ट्रक्चर के नाम देख लेते हैं, ठीक है। सो डेटा स्ट्रक्चर डील विद द स्टडी ऑफ हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज इन द मेमोरी, हाउ एफिशिएंटली द डेटा कैन बी रिट्रीव्ड एंड मैनिपुलेटेड, एंड द पॉसिबल वेज इन विच डिफरेंट डेटा आइटम्स आर लॉजिकली रिलेटेड। तो डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट क्या कहता है? इट इज द स्टडी ऑफ हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज इन द मेमोरी। आपने एरे में रखा है, लिंक लिस्ट में रखा है, स्टैक में रखा है, क्यू में रखा है, ट्री में रखा है या ग्राफ में रखा है, ये ऑर्गेनाइजेशन है डेटा की, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। सो हाउ एफिशिएंटली द डेटा कैन बी रिट्रीव्ड एंड मैनिपुलेटेड। आपने जब आपने उस स्ट्रक्चर में उसको रख लिया तो कितनी एफिशिएंटली आपने उस डेटा को रिट्रीव किया या मैनिपुलेट किया। रिट्रीव मीन आपने कैसे उसमें और इंसर्ट की, कैसे डिलीशन किया, कैसे ट्रावर्सिंग की, एंड द पॉसिबल वेज इन विच डिफरेंट डेटा आइटम्स आर लॉजिकली रिलेटेड, और वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ लॉजिकली रिलेटेड है। तो हम टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में दो तरह की हैं मेजर, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। देखिए प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव का लफ्ज को आप समझे, प्रिमिटिव का मतलब होता है बिल्ट इन, जो आपकी बिल्ट इन डेटा टाइप्स होती है ना किसी भी लैंग्वेज के अंदर, जिसमें क्या है इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, ये आपकी सारी, या जैसे आपकी एरे आप लिख देते हैं तो एरे डिक्लेयर हो जाता है, जो दो ब्रैकेट्स आप लगाते हैं, तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, ये बिल्ट इन है, कंपाइलर के अंदर है, आप इनको डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव जो कहते हैं यूजर डिफाइंड, ये बिल्ट इन नहीं है, यूजर डिफाइंड। आप खुद जब एरे बिल्ट इन, मैंने इसलिए यहाँ पे एरे को बिल्ट इन कहा कि आपको आप दो ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो एरे डिक्लेयर हो जाता है, यानी आपको ये नहीं बताना पड़ता कि किस तरीके से आपने जो है वो एरे को क्रिएट करना है या वट एवर। तो इसको नॉन प्रिमिटिव में इसलिए कि हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो एरे को हमने एक तरह से यानी इंट है कि फ्लोट है, ये तो आप इसको प्रिमिटिव भी कह सकते हैं, आप इसको नॉन प्रिमिटिव, दोनों में ये आ सकता है, ठीक है। अच्छा स्ट्रक्चर ये वो वाला स्ट्रक्चर है, अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आपने एरे पढ़ लिए होंगे तो फिर आपने एक स्ट्रक्चर struct, जब हम ये जावा में काम करेंगे तो हम क्लास बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर जो है struct, या अगर आपने सी और सी प्लस प्लस में पढ़ा हो कि स्ट्रक्चर एक ऐसी डेटा टाइप है कि आप अपनी मर्जी से स्ट्रक्चर बनाते हैं, एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बनाया, स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया। क्या है स्ट्रक्चर डेटा टाइप? स्ट्रक्चर डेटा टाइप यूजर डिफाइंड इसलिए है कि आप अपनी मर्जी के स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया तो कोई उसमें नेम रखेगा स्टूडेंट का, कोई फादर नेम भी रखेगा, कोई एड्रेस रखेगा, कोई दूसरा बनाएगा तो वो नेम रखेगा, उसके मार्क्स रखेगा, उसका जीपीए रखेगा, तो ये यूजर डिफाइंड है। struct जो आप एक करली ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल टाइप्स को इकट्ठा करते हैं, वो स्ट्रक्चर जो है वो एक डेटा टाइप है, तो इसको नॉन प्रिमिटिव यूजर डिफाइंड है वो, ठीक है। फिर हम स्टैक पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास उसमें नॉन प्रिमिटिव में आगे ये सारे आते हैं, क्यू भी आती है, लिंक लिस्ट भी आती है, लेकिन उनको मजीद फिर डिफाइन किया गया। जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं यूजर डिफाइंड, उनको फिर मजीद दो में डिफाइन किया गया कि वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन से हैं और नॉन लीनियर कौन से हैं। लीनियर कौन से होते हैं? जिनको आप यूँ समझ लें कि एक लाइन में, यानी कि जैसे एरे है ना, आप अगर एरे को ड्रॉ करें तो आप उसको उसकी क्या शेप होती है? लीनियर शेप होती है ना एक लाइन में। तो स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट, ये सारी लीनियर इनकी शेप बनती है। शेप वाइज बात कर रही हूँ। मेमोरी में तो ज़्यादा आपको पता है, रैम में तो आपको डेटा जगह जगह पे होता है। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्री और ग्राफ है, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इनका जो फिगर्स हैं वो लीनियर नहीं है, वो मुख्तलिफ है। ट्री का हायरार्किकल है और ग्राफ की तो कोई शेप ही नहीं होती है। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में आपके मजीद दो कैटेगरीज हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जो कि आप जिसको आप अगर ड्रॉ करें तो एक लाइन में आप जो है वो ड्रॉ करते हैं, जैसे आप एरे को करते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो स्ट्रक्चर है struct, इसको जब हम जावा, ये स्ट्रक्चर तो आपका सी प्लस प्लस में होता है struct, और जब हम जावा में करेंगे काम तो हम स्ट्रक्चर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है, हम क्लास के अंदर तो काम, तो ये नॉन प्रिमिटिव, ये यूजर डिफाइंड, हर कोई अपने मतलब की जो है वो क्लास बना सकता है, ठीक है। तो ये आपके तमाम के तमाम ये इन सबको डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे। इंट, फ्लोट, करेक्टर, ये जो वेरिएबल्स हैं इनको भी डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं, ये स्ट्रक्चर है, इनके अंदर आप डेटा को स्टोर करते हैं, बेशक आप एक एक वैल्यू करें। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड कौन थे? आप अपने मर्जी का 100 का बनाया, 10 का बनाया, 1000 का बनाया, एरे बना सकते हैं। स्ट्रक्चर या क्लास आप अपनी मर्जी की बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट का स्ट्रक्चर हर एक का डिफरेंट होगा, क्लास का स्ट्रक्चर हर एक का डिफरेंट होगा, इस तरीके से स्टैक, और इस तरीके से आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर